जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर जैसा कि आप जानते हैं, आपसे वादा किया गया है कि आपको पीटी 365 2025 को टारगेट करते हुए हम आपसे विजन आईएएस का चर्चा का बिंदु आपसे बनाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका अब इंतजार हुआ ख़त्म। आप बहुत बार कह रहे थे कि सर करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें, तो मैं मिस्टर कुमार आपसे एक एजुकेटेड के साथ में डेडिकेशन के साथ आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। पीटी 365 टारगेट यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। ये ना केवल प्रीलिम्स के लिए होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इसकी खूबी बता देता हूं, आपको इसकी खासियत बता देता हूं। पीटी 365 ना केवल आपका करंट अफेयर कवर करता है, बल्कि आपका बेसिक भी कवर करता है। करंट अफेयर को हम आपके ट्रेडिशनल से जोड़ने का प्रयास करेंगे और संपूर्ण रिवीजन, आपका संपूर्ण रिवीजन इस क्लासेस के माध्यम से पीटी 365 के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चे, आज की जो क्लासेस है, आज की क्लास में हम आपसे जो चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। जी हां, आपने सही सुना, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटी के माध्यम से भी जानते हैं, भारतीय संविधान के माध्यम से भी हम इसको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में आपको मालूम है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा चर्चा के बिंदु रहे हैं। तो देखिए, इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस सिस्टम, आई होप कि आपको सारी चीज़ें विजुअल और ऑडिबल हो रही हैं। इसमें कुछ पॉइंट है जिस पर मैं आपसे चर्चा आज की क्लास में करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट वे में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है वो है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन से कौन कौन से इसमें जुड़े हुए टॉपिक हो सकते हैं वो होंगे, ठीक है, उनको हम देखेंगे। वो सारे आप इनको वीडियो को पोस्ट करके पढ़ेंगे, पहला होगा। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो है आपका फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट्स, मतलब कि संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली, इसके बारे में देखेंगे। थर्ड जो होगा तीसरे नंबर पर, वो होगा इशू रिलेटेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे पॉइंट में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता चला जा रहा है, इसको देखेंगे। पांचवा जो होगा उसमें हम जुडिशरी, न्यायपालिका के बारे में आपसे समझेंगे और समझने का प्रयास भी आपको करेंगे। इन सब के अलावा संपूर्ण अधिनियम, विधेयक, इंपोर्टेंट्स लेजिस्लेचर बिल को भी आपसे डिस्कस करने का मैं प्रयास करूंगा। कौन कौन से बिल रहे हैं जो 2024 में, 2023 में भारत सरकार लेकर के आई है। कुछ ऐसे इंपोर्टेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो कि चर्चाओं में रहे थे, उनको भी वैधानिक, संवैधानिक और कार्यकारी निकाय हैं। लास्ट ईयर भी यहां से क्वेश्चन बना था, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। इंपोर्टेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नेंस के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें आरटीआई है, ठीक है, आधार है, कई ऐसे जैसे मिशन कर्मयोगी है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं के बिंदु आपसे रहेंगे जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लासेस में जो हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं वो पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में, मैं मिस्टर कुमार आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन में जो आपके सब टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे उसको भी जरा देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा एक साथ चुनाव, जिसमें आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात सुनी होगी, उसके बारे में। उसके साथ साथ हम जानेंगे इसी क्लास में राज्य चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट क्या है, ईवीएम, और आदर्श आचार संहिता, लोकसभा चुनाव, अन्य महत्वपूर्ण। तो हमारे जो उद्देश्य रहेंगे वो आज की क्लास में लगभग 6 से 7 पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आर्टिकल 329B, चुनाव में नामांकन, पुनर्मतदान, साइलेंस पीरियड क्या है, एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, ये राहुल को लेकर के आप देखोगे बरेली और आपका वायनाड का क्षेत्र, होम वोटिंग क्या है, फॉर्म 17C क्या है, और व्रेल साइनेट क्या है। तो इसके दो हम क्लासेस आपसे लेंगे। आज की क्लासेस में जो हमारा आधार बिंदु रहेगा ये लगभग 6 से 7 पॉइंटों पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को आगे लेने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि आज की क्लासेस में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होने जा रहा है, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं,
इसको पीडीएफ के माध्यम से भी ले सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर आपके पास में डिवाइस है, लैपटॉप है या फिर फ़ोन है और आप पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को सुखद महसूस करते हैं, अच्छा लगता है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। इन सब के अलावा ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, तो आप बुकलेट्स के माध्यम से भी मंगा सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको कुछ मुद्राएं देनी पड़ेंगी। चलिए आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वह है आपका चुनाव के बारे में, मतलब कि इलेक्शन के बारे में। देखिए चुनाव सर है क्या, जरा हम चुनाव को पहले समझ लेते हैं। चुनाव होता क्या है? चुनाव का मूलभूत सिद्धांत होता है कि देश के नागरिक किसी एक पार्टी को या फिर आप देखोगे पार्टी के सदस्य को हम वोट देने का प्रयास करते हैं और उसको अपनी पावर्स दे करके उसको आप देखोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में हम पहुंचाने का काम करते हैं, जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करता है, जो विधि बना करके समाज में सामूहिकता और सुनिश्चितता, शांति व्यवस्था को लाने का प्रयास करते हैं, उसी को हम इलेक्शन कहते हैं। आइए इसी में जो पहला पॉइंट है आपका, जो पहला पॉइंट आता है वह आता है सिमुलेंस, मतलब कि इलेक्शन, एक साथ चुनाव। देखिए एक साथ चुनाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसको जानेंगे। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन, ये आपने सुना है। अब इस पे कई स्टूडेंट्स के कई क्वेश्चन उठते हैं, सर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? क्या इसमें पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव करवाया जाएगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन में केवल व्यक्ति एक ही वोट डालेगा? इसमें कई ऐसे क्वेश्चन आपसे उठते हैं। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया वो ये है, इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई, वो ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों में, खासतौर आप देखोगे पंचायत जिसको हम बोलते हैं या नगर निगम, उनमें एक साथ चुनाव करवाना है। एक साथ चुनाव करवाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आज मैं मान लेता हूँ कि आज आपकी 17 या फिर मैं कहूँ 18 आपकी जनवरी है, मान लीजिए कि 18 जनवरी को 2025 को चुनाव है, जरा समझना। तो अब मान लीजिए ए का वोट है और ए वोट देने जाएगा, तो ए वोट इस तरीके से 3 जगह देके आएगा। ये लोकसभा में भी चुनाव देके आएगा और विधानसभा में भी आप देखोगे देखा आएगा मुख्यमंत्री को, और यहाँ पर अगर नगर निगम में रहता है शहर में तो वहाँ पे नगर निगम को, और नहीं तो पंचायत या फिर नगर निगम में ये वोट देखा आएगा। एक साथ जाएगा और बटन दबा करके आ जाएगा। फिर विषय उठता है कि सर ये जो चुनाव होगा क्या एक ही दिन में होगा? जी नहीं, एक दिन में नहीं होगा, बल्कि ये क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतनी अधिक जनसंख्या, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या के स्तर पर भारत देश कहलाता है, तो एक साथ चुनाव तो होगा लेकिन एक ही दिन में नहीं, अलग अलग दिन में अलग अलग तारीख पर होगा। ये होता है वन नेशन। सर क्या इसमें जो सरकार चुनी जाएगी, अगर वो डिक्लेयर हो जाएगी, अगर मान लीजिए सरकार गिर गई, मान लो कि इसमें ABC खड़े हुए थे, जैसे मैं कहूँ बीजेपी और हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को मान लेते हैं। मान लीजिए नेशनल कांग्रेस की या फिर बीजेपी की सरकार है वर्तमान में, ठीक है। अब ये वन नेशन पर चुनी गई। अब मान लीजिए ये सरकार क्या हुई 2025 में ये सरकार लास्ट में जाते जाते गिर गई। अब मान लीजिए सरकार गिर गई, अब 25-24 में चुनाव हुआ तो 29 तक सरकार रहनी है, तो आपके पास समय कितना बचा है? अब समय बचा आपके पास में 4 वर्ष। अब उस 4 इयर्स का जो टाइम पीरियड बता है, जो नेक्स्ट जो सरकार चुन करके आएगी वो केवल 4 वर्ष के लिए होगी, ना कि 5 वर्ष के लिए होगी। इट्स क्लियर है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर ये मुद्दा उठता है कि सरकार क्या इससे पहले भी देश के अंदर जो वन नेशन वन इलेक्शन किया गया था? जी हाँ, इससे पहले भी आप देखोगे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आया था, चाहे वो 1962 हो, 1952 हो, ठीक है। और इन सब के अलावा 1970 के दशक से आते आते ये चीज़ें फिर से हो गई थी, क्योंकि स्टेट्स में क्या है, सरकारें गिर जाती हैं तो कई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। क्या सर इसको ऐसे ही कर दिया जाएगा या फिर संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा? तो संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया है, जिसके चलते आप वन नेशन वन इलेक्शन को समझ गए हैं। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं क्या है। देखिए हाल ही में सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। अब उसकी समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति बनाएगी,
जिसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ सिंह कोविंद जी। ठीक है, उन्होंने अपनी रिकमेंड दी थी। आई होप कि आपने वो चीज़ तो पढ़ी होगी, लेकिन उस रिकमेंड से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा वो आपके कुछ संवैधानिक पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा, जिस पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, 129वां संविधान संशोधन 2024 के कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए। इसमें क्या था, आप देखोगे संविधान का आर्टिकल 82A जोड़ा जाएगा। आर्टिकल जो 82 है ये क्या कहता है, जरा इसको समझना। ये खास तौर पर आप देखोगे लोकसभा में चुनाव करवाने की बात करता है। मतलब कि एक साथ चुनाव नए अनुच्छेद के अनुसार आप देखोगे भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य की सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव करवाएगा। मतलब कि 82 के तहत जो लोकसभा है उसमें चुनाव की बात की जाती है। अब 82A जोड़ा जाएगा तो उसमें इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दे दिया जाएगा कि वो एक साथ पूरे देश के अंदर चुनाव करवाए। ठीक है, आम चुनाव जिसको क्या कहते हैं। विधानसभाओं के कार्यकाल की बात कर ले तो यहां पर राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 83 कुछ कहता है। आप देखोगे इसमें कहा गया है कि अनएक्सपायर्ड पीरियड, मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि असमाप्त अवधि, मतलब कि मध्यावधि चुनाव में आम चुनाव की परिभाषा दे दी गई। इसमें संशोधन के अनुसार यह भी कहा गया कि लोकसभा में 5 वर्ष के पूर्व कार्यकाल से अगर कोई मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाए तो नई जो लोकसभा होगी वो शेष कार्य के लिए होगी। समझना, यहां पर इस चीज को समझना है बच्चे, जो शेष होगी अवधि उसके लिए उसको चुनाव के लिए चुना जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर सरकार गिर जाएगी, नई सरकार जो बनेगी तो वो देश में 5 वर्ष के लिए बनेगी, परंतु जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में जो आपकी अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा हुआ है उसके लिए ही वो कार्य करेगी। समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्य अवधि चुनाव होंगे और इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि, मतलब कि अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए ही होगा। वहीं आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 172 खास तौर पर राज्य विधानसभाओं के असमाप्त अवधि के कार्यकाल की परिभाषा करता है। और मैं आपको बता दूं ये जो अधिकार है आर्टिकल 82A में अमेंडमेंट्स करने का जो राइट दिया हुआ है, ये संविधान का एक आर्टिकल है 327 और यहां पर पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि ये इसमें क्या कर सकेगी, अमेंड कर सकेगी। मतलब कि यह विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में भी प्रावधान करने की शक्ति देता है। संविधान के एक 327 क्या कहता है, ये 172 में भी क्या कर सकेगा, अमेंड कर सकेगा। आई होप कि आपको ये चीजें पूर्ण रूप से विजुअल हो गई हैं। इट्स क्लियर है नो? चलिए आइए थोड़ा जान लेते हैं एक साथ चुनाव के बारे में। मैंने हालांकि आपको बता दिया है। देखिए, अगर आपके दिमाग में, मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में एक अगर थेसिस पैदा हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप हो जाए, तो आप उस चीज़ से बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ये लाइन बाय लाइन याद नहीं कर सकते आप, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दावली को आप कंठस्थ कर सकते हैं। एक से अधिक बार इस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की उस आप देखोगे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और कितने कई बार यूपीएससी क्वेश्चन यहां से बनाएगा कि एक साथ चुनाव कराने का आशय केवल लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से है। नहीं महोदय, आपको मैं बता दूं कि आप देखोगे राजनीतिकरण के 3 पिलर होते हैं, 3 स्तर आपने देखे होंगे। पहला आता है आपका लोकसभा, दूसरा आता है आपका विधानसभाएं और तीसरा आता है आपका कौन सा, जिसको बोलते हैं आप पंचायती या फिर म्युनिसिपैलिटी। तो ये तीनों स्तर का एक साथ चुनाव करवाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा होने पर किसी भी विशेष निर्वाचन क्षेत्र मतदान और सभी चुनावों के लिए एक ही दिन पर कराए जाएंगे। एक दिन का मतलब यहां पर क्या है, पूरे देश में एक दिन में नहीं, बल्कि आप देखोगे एक दिन में ही उस व्यक्ति को तीनों को वोट दे देना है। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। अगर आप देखोगे इससे पहले भी भारत में वर्ष 1952, 51, 1957 और 1962-67 में इससे पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा में चुनाव करवाए गए थे, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया थी। परंतु 1968 से, मतलब कि 1968 से 69 के बीच में 1970 में लोकसभा के समय से पहले ही ऐसी कई चक्र अवधि बाधित हो गई थी, क्योंकि लोकसभा विघटित हुई थी और कई राज्यों की विधानसभाओं की भी सरकारें गिर गई थी। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, यहां पर जो कमीशन बनाया गया था उसने कुछ अपनी आयोग ने रिपोर्टें सौंपी हैं। जैसे
भारत में विधिक आयोग की 170वीं रिपोर्ट रही, 199वीं। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया गया था 2002 में, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। संसदीय स्थायी समिति है, एडहोक समिति जिसको हम कहते हैं, ठीक है। स्थायी समिति ये परमानेंटली होती है, ठीक है। और 2005 में और 2017 में नीति आयोग की एक वर्किंग रिपोर्ट भी पेपर बनवाया गया था। यहां तक चीजें आयोग की आपको क्लियर होंगी। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। चलिए, अब इसके वो प्रॉफिट एंड लॉस तो मेंस के लिए है ही कि एक साथ चुनाव करवाएंगे तो कई ऐसे संसाधन जो है हमारे जो लंबे समय तक चलता है, तो उससे क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल जो है सबसे बड़ी जो रामनाथ सिंह कोविंद की जो रिपोर्ट आई थी, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उन्होंने सबसे बड़ा इसमें यही बात को रखा था कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है वो एक तो बाधित होती है जब इलेक्शन होता है। दूसरा जो फाइनेंस वाला है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बहुत बड़ी पूंजी हमारी इलेक्शन में चली जाती है। कई ऐसे कर्मचारी हमारे उसमें ही लगे रहते हैं लंबे समय तक। तो इसलिए जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई और जब एक साथ चुनाव करवाया जाएगा तो वो एक साथ बैठेंगे और एक ही फेरे में वो समापन हो जाएगा बारी बारी से, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं एक नया टॉपिक। ये था आपका वन नेशन। नया जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को पहले जानने से मैं आपको एक मोटा माटी समझा देता हूं जो आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में। संविधान का आर्टिकल है 324। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है, जरा समझना बच्चे, यहां पर एक द्वंद्व होगा वन नेशन वन इलेक्शन में। देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दो तरीके के चुनाव करवाता है, हालांकि तीन तरीके के चुनावों को इसको जाना जाता है। पहला, ये लोकसभा के चुनाव करवाता है। उसके साथ साथ आप देखोगे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके चुनाव करवाता है और बाई प्रेसिडेंट्स के चुनाव करवाता है। इन सब के अलावा सभी राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके चुनाव को करवाता है, ठीक है। लेकिन महोदय, आप देखोगे जो पंचायत है और म्युनिसिपालिटी है, इसके चुनाव को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में बात की जा रही है कि ये एक साथ चुनाव होंगे, तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा निकल के कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और आप देखोगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, यहां पर कहीं ना कहीं आप पाओगे कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन क्या हो रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर हावी होता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि भाई म्युनिसिपालिटी और पंचायती राज के चुनाव करवाने का जो राइट्स दिया हुआ है वो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया रखा है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है बच्चे यहां से कि ये एक सिंगल बॉडी है, तो आप कहोगे नहीं, आज इसमें थर्ड्स कितने हैं, 3 सदस्य हैं, ठीक है। 3 सदस्य हैं आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, सुर्खियों में क्यों रहा। आपको बता दें कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग की कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग कमजोर होना स्थानीय सरकारों के चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण बनता चला जा रहा है। मतलब कि इनका कहने का तात्पर्य यह है जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक है, वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डेंजरस होता चला जा रहा है देरी से चुनाव करवाने का, क्योंकि ये कमजोर हो रहा है। आइए जान लेते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। देखिए, यह एक स्वतः संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकायों से, जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। इसको केवल इतना ही काम सौंपा गया है। आपको बता दें कि ये खास तौर पर, क्योंकि एक संवैधानिक प्राधिकरण इसलिए है, ये संविधान में पहले मौजूद नहीं था, बल्कि आप देखोगे पंचायती राज और नगर निगम को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में उनको एक संवैधानिक अधिकार दिया गया। वैसे ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में उनके लिए राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था गाडगिल कमेटी, और उसी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। आइए जान लेते हैं अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक प्रावधान। देखिए, संविधान का आर्टिकल 342 के 1 और 343 ZA तो आपने पढ़ा ही होगा। आई होप कि मैं ये आपसे अपेक्षाएं करता हूं। देखिए, क्यों 365 आपके लिए पीटी 365 इसलिए उपयोगी है, न केवल ये आपका करंट अफेयर तैयार करती है बल्कि ट्रेडिशनल भी आगे ले जाने का काम करती है। तो संविधान का आर्टिकल 243 के 1 और 243 ZA आपने पढ़ा होगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इनके बारे में।
देखिए ये खास तौर पर कहता है पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव में मतदान सूची तैयार करना और सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन में निहित होगी। जरा समझना, यहां पर कुछ शक्तियां देके रखी हैं कि सूची तैयार करना, जो इलेक्टोरल रोल है वो तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है वो आपकी तैयार करेगा, उसका संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भी आप देखोगे दी गई है। किसमें? पंचायतों के और नगर निगम के। अब यही शक्ति तो आपको जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसको दी गई है। यही शक्ति कहां पर? लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। संविधान का आर्टिकल 243 के क्लोज 2 ये कहता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, मतलब कि और उसकी पद अवधि के बारे में बताया गया। देखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसे कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसकी पद अवधि और जो निर्धारित करने का, सेवा शर्तों को निर्धारित करने का जो राइट दिया गया है वो प्रेसिडेंट्स को है। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो गवर्नर होते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल आप देखोगे राज्य उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने के निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर पद से हटाया जाएगा। जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, उसी तरीके से आप देखोगे जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको भी हटाया जाएगा। गॉट इट? और यह केवल अधिकार पद से हटाने का राष्ट्रपति को होगा, यह ध्यान में रखना। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। तो आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहोगे, देखिए अगर नियुक्ति की बात की लें तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है आपका गवर्नर, बोले तो राज्यपाल। गॉट इट? वहीं पद से हटाने की बात की जाए तो पद से हटाते हैं कौन? केवल राष्ट्रपति। यहां तक चीजें क्लियर? आइए अब जान लेते हैं आपके राज्य चुनाव आयोग के कार्य के बारे में। देखिए, न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अब स्टूडेंट्स, ये परिसीमन एक शब्द यहां पर आपसे चर्चा का बिंदु बनाया गया, जिसको डीलिमिटेशन कहते हैं, जिसको डीलिमिटेशन कहते हैं। ये जो परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये मैं दो आपके सामने कॉलम बना रहा हूं, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं। मान लो कि ए में जो है आपकी पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत अधिक है, मतलब कि बहुत अधिक का तात्पर्य यहां पर मान लीजिए 100 है, और वहीं बी में क्या है जनसंख्या आपके यहां पर मान लीजिए 60 है। ठीक है? अब मुझे बताइए, परिसीमन आयोग ये कहता है कि जनसंख्या के आधार पर जो आपकी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में क्या होंगी सीटों का निर्धारण किया जाएगा। तो मैं कहूं आपसे कि वोटर जो बताइएगा, यहां पर 100 है, यहां पर 60 है, तो सीटें किसको ज्यादा मिलेंगी? तो सीटें सबसे ज्यादा किसको मिलेंगी? आपके ए को मिलेंगी, क्योंकि इसके पास में 100 उम्मीदवार हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर या फिर आप देखोगे लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली में कहीं ना कहीं आप पाओगे ए के सदस्य ज्यादा होंगे और बी के सदस्य अपेक्षाकृत कम होंगे। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रहेगा। जैसे मान लो कि यहां पर अगर 4 की बात कर लें, अगर मान लो कि 4 सदस्यों के आधार पर तो 100 को 4 से भाग कर दो, तो आप कहोगे अब 25 सदस्य इसके होंगे, और यदि आप देखो 60 को 100 से भाग कर दो तो 4 का ना 4, 15 चौका 60, तो 15 सदस्य इसके होंगे। तो मुझे बताइएगा कि लोकसभा या विधानसभा में 25 सदस्य एक ही चले गए और 15। तो ये डीलिमिटेशन क्या करता है? आपकी जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा और विधानसभाओं में आपकी सीटों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो ये आपने देखा कि जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है बच्चे, ये क्या कर रहा है? ये न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार और संशोधन व देखरेख करना। यह ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाए मतदाता सूची कौन तैयार करता है स्टेट में, तो स्टेट में आप कहोगे स्टेट ही करेगा, पंचायत की और इसकी। विधानसभा और लोकसभा में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करेगा। स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब कि SC, ST और OBC क्लास के सीटों को आरक्षित करना, स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार है, और इन विवादों में उम्मीदवार की अयोग्यता के मामले में भी शामिल है। याद रखना, इन विवादों में क्या है? उम्मीदवार की अयोग्यता। उम्मीदवार की अयोग्यता का यदि प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है, तो ये भी अधिकार इलेक्शन कमीशन को होगा। ठीक है? ये दोनों में आपको लागू हो जाएगा। स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल
को आप देखोगे सलाह देना होता है, फिर राज्यपाल उसको करता है। ठीक है, याद रखना। वहाँ पर कौन करता है? वहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये चर्चाओं में आपका रहा था। क्यों रहा था? मैंने आपको बता दिया, कैग की एक रिपोर्ट थी, उसको लेकर के चर्चाओं में रहा था। आइए अब देखते हैं टॉपिक नंबर 3। अब तक हमने 2 टॉपिक देख लिए हैं। पहला वन नेशन वन इलेक्शन और आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। गॉट इट? याद कर लेना। देखिए, और वीडियो कैसा लग रहा है? क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, नहीं आ रही है डिसलाइक करें, कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताएं। ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी। और हाँ, मैं आपको एक और यहाँ पर बता दूं कि इसके साथ साथ आपकी जो टेस्ट सीरीज की क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू चलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये क्लास स्टार्ट कर दी गई है, ये क्लास तो रहेंगी, इनके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज वाली क्लास भी चलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा, मेरी टेक्निकल टीम से बात हुई है पूरे मैनेजमेंट से, तो जो इसके फाउंडर हैं, जो ओनर हैं, ठीक है, उनसे भी मैं बात करूंगा, तो मैं उस पर चीज़ें, ठीक है, सही से देखूंगा, तो दोनों क्लासेस आपकी स्मूथली चलेंगी। ठीक है, 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। तो एजुकेशन बायर के साथ जुड़ते रहिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। बस आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कमेंट्स और आपके शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए अलग अलग तरीके से इनोवेशन करने का प्रयास करते रहते हैं। आपको निःशुल्क में, आपका पैसा खर्च ना हो और आप डेडिकेशन के साथ में अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकें। हम अपना जितना हो सकते हैं आपको आपके लक्ष्य तक भेजने में जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकें। चलिए, उसको जर्नी को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। जो चीज़, देखिए, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ शब्दों का खेल है बच्चे, कुछ शब्दों को समझना होता है। अगर आप उन शब्दों को नहीं समझ पाए तो पीटी 365 पढ़ने का आपका कोई औचित्य नहीं निकलता है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया। आइए अब बात कर लेते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है इसमें परिसीमन आयोग, जिसको डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लेते हैं क्या है, ये सुर्खियों में क्यों रहा। देखिए, एक मामला हुआ क्या था स्टूडेंट्स, आप देखोगे परिसीमन आयोग के जो भी निर्णय होते थे, जरा समझना, इसके जो भी डिसीजन होते थे उसका जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम ये थी, इसका कोई भी जुडिशरी रिव्यू नहीं होता था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसको बोलते हैं किशोर चंद्र छगन लाल राठौर मामला 2024 का। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिस्कस कर दिया, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक चिट लगा दी कि परिसीमन आयोग के जो भी डिसीजन होंगे, जो भी निर्णय होंगे, उन पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों पर समीक्षित करने का अधिकार होगा। तो ये ध्यान रखना, पहले नहीं था, अब इसीलिए ये चर्चाओं में बना है। अब क्यों बना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। यह एक लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने का क्या करता है, एक तरीके से प्रक्रिया है। मैंने जो आपको बताया था पहले ए और बी का एग्जांपल देके, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। परिसीमन के कार्य की जिम्मेदारी की बात कर ले तो यहां पर उच्च अधिकारी प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है, और इन संस्था को परिसीमन आयोग, जिसको डीलिमिटेशन कमीशन की सीमा आयोग कहा जाता है। संविधान का एक आर्टिकल है बच्चे, जिसको आप आर्टिकल 82 के नाम से जानते हैं। उसके अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकरण की या रीतियों को किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, क्योंकि इसी में पार्लियामेंट की चर्चा की गई है। और जब वन नेशन वन इलेक्शन की मैंने बात की थी, तो आर्टिकल आपका 82A में ही तो क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, ठीक है। और पार्लियामेंट को 327 के तहत ये राइट है, किसमें, 172 में, 170 में, 170 में संशोधन कर सकती है विधानसभा को लेकर के। गॉट इट। यूपीएससी ने 2024 प्रीलिम्स की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा था डीलिमिटेशन के बारे में, कि अब तक डीलिमिटेशन है परिसीमन आयोग है कितनी बार गठित किया गया। कई स्टूडेंट्स ने भर भर के इसका आंसर गलत दिया। अब देखिए, परिसीमन आयोग भारत में अब तक 4 बार गठन किया जा चुका है। कब? एक तो 1952, 1963, 1973 और 2002। अभी जो लास्ट था वो 2002 के आधार पर ही आपकी लोकसभाओं में, समझना, लोकसभा में और विधानसभाओं में जो सीट हैं वो निर्धारित की जाती है। गॉट इट। 1972 का जनगणना को आधार नहीं, 2000 वाली जो जनगणना है उसी के अनुसार हुआ। 2011 में अभी नहीं आया है, बट ये उम्मीद है कि 5वां परिसीमन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, उसको लागू किया जाएगा, तो ये डेफिनेटली आप देखोगे परिसीमन आयोग नंबर 5 भी आपका गठित किया जाएगा।
यह एक तरीके से क्या है, संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं। अब जरा समझना, अब यहां पर जो है इनको करेक्ट करना चाहिए था, परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते थे, यहां पर लिख लेंगे थे, क्योंकि अब नहीं है। अब उसके निर्णयों को क्या कर सकते हैं, देखो फिर इस कह रहे हैं किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय अब ये गलत हो गया। चंद्रशेखर जो आपका केस हुआ है, किशोर चंद्र, ठीक है, जो राठौर वाला मामला हुआ है 2024 का, उसमें साफ साफ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनौती दी जा सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। इसके आदेशों के आप देखोगे प्रतिक्रिया संवैधानिक लोकसभा राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। तो अब उसमें संशोधन तो नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं परिसीमन आयोग की संरचना के बारे में। परिसीमन आयोग की संरचना देखिए, इसके रूप में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या फिर सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, इसमें या तो सीजीआई या अदर कोई भी इसमें आपको जजेस मिलेंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ये ध्यान में रखना है पहला। दूसरा, इसमें निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर उसके द्वारा मनोनीत कोई निर्वाचन आयुक्त होगा। इन सब के अलावा जो तीसरे होंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो संबंधित राज्य को होगा उससे संबंधित होंगे। तो तीन होते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर जज हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। दूसरा इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो हो सकते हैं, या फिर उनके कोई उनके द्वारा चुना गया कोई भी सदस्य हो सकता है, और संबंधित स्टेट के निर्वाचन आयुक्त होंगे। गॉट इट। आइए अब जान लेते हैं अगला जो आपका चौथे नंबर का टॉपिक है उसके बारे में। टॉपिक है आपका महोदय जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, जिसको वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट रोल के रूप में जाना जाता है, मतलब कि ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपीएटी के बारे में। देखिए बच्चे, होता क्या है, भारत देश के अंदर पहले क्या होता था, 2004 से पहले अगर हम देखें, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 2004 से पहले भारत देश के अंदर पेपर जो डलते थे वो जो बोर्ड जो डलते थे वो पेपर से डलते थे, जिसको वैलिड पेपर कहते हैं। आप मोहर लगाएंगे और जा करके फोल्ड करेंगे पेपर को, और फोल्ड करके एक बॉक्स में जा करके उसको डाल देंगे। इस तरीके से वोट होते थे, कई देशों में आज भी होते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है एक तो भारत में इलेक्शन जो है बहुत महंगी प्रक्रिया है, दूसरा उसमें पेपर तो थोड़ा स्लो चलता है, तो वोटिंग जो रेशियो था आप देखोगे, जो वोटिंग रेशियो था वो बहुत कम होता था। मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन तक एक ही बूथ पर पोलिंग होता रहेगा, एक ही बूथ पर एक ही दिन तक पोलिंग होना है। तो जहां पर आज 60 से 70% पोलिंग होता है बच्चे, वहां पर मात्र 40% और आप देखोगे 50% के आसपास ही पोलिंग होता था पेपर से। कई व्यक्ति जाते ही नहीं थे क्योंकि लंबा समय लगता था। अब उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये देखने के लिए मिला कि किसी भी तरीके से वोटिंग रेशियो को बढ़ाया जाए, ठीक है, और एक पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए, और आसान आप देखोगे ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट डाला जाए। अब उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसको लागू किया। सबसे पहले आप देखोगे कि केरल सरकार ने, सबसे पहले आई थिंक केरल सरकार ने इस चीज़ को आगे लाने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर होगी। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। सुर्खियों में क्यों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, निर्वाचन आयोग और अन्य बात 2024 सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपीएटी पर्ची, मतलब कि 100% क्रॉस सत्यापन कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। देखिए ये होता क्या है, जो इसको हम बोलते हैं वीवीपीएटी। अब ये खासतौर पर क्या होता है, जब आप, अब आई थिंक आपने वोट डाला है, आई थिंक अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स है भाई, सिंपल सी बात है, 21 वर्ष आपकी आयु है तो वोट तो आपका होगा ही, और वोट होगा तो आपने वोट डाला भी होगा, ठीक है, मशीन का बटन दबाया होगा, नहीं तो 2024 में तो दिया ही होगा, नहीं तो अब दे लेना, ठीक है। जो भी अगर किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर मशीन से डलता है। अब आपने मान लीजिए वहाँ पर वोट डाला है, तो आप जब जाओगे तो यह इस तरीके से आपको मशीन मिलेगी, यहाँ पर आपको चिन्ह मिलेंगे जिसको डालना है। इसके साइड में एक मशीन होती है, उसी में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक पर्ची स्लिप शो करता है, जिस स्लिप के माध्यम से आपको पता चलता है जो वोटर है कि मैंने वोट जिस व्यक्ति को दिया है क्या वास्तविक रूप से वोट उसी को गया है या नहीं। गॉट इट। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं, समझते हैं इस चीज़ को।
आइए देखिए, ईवीएम वीवीपीटी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पोर्टेबल, आप देखोगे, माइक्रो कंट्रोल आधारित उपकरण है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब कि वेल के साथ मिलकर के विकसित किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड खासतौर पर वेल रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। देखो अब जरा यहाँ पर समझना, ये किसके तहत कार्य करता है और किसके तहत कार्य नहीं करता है, जरा इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो ये करता है आपका रक्षा मंत्रालय के तहत, ये खासतौर पर आप देखोगे कार्य करता है, ठीक है। इसके तहत क्या करता है, ये कार्य करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आप देखोगे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करता है। तो दो विभाग हैं इसमें, एक तो है आपका रक्षा मंत्रालय, दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम के साथ में आप देखो क्या जोड़ा गया था, वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपीएटी को पहली बार पूरी तरह से उपयोग पहली आप देखोगे पूरी तरह से उपयोग में लाया गया। कब? 2019 में। तो इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट। चलिए देखिए, ईवीएम खासतौर पर आप देखोगे वीवीपीएटी विकास क्रम क्या है, इसको देख लेते हैं। 1982 केरल में विधानसभा उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। कब? 1982 में। 1989 ईवीएम के उपयोग की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। 2004 आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया और तब से सभी चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। कब से? 2004 में, ठीक। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्य स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग बाद वीवीपीएटी के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया और 2019 में एन चंद्रबाबू नायडू, ये कौन है आपको ध्यान होगा, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं। इन्हीं के माध्यम से केंद्र में आज सरकार बनाई गई है गठबंधन की, एनडीए में, ठीक है, बीजेपी। और अन्य बनाम भारत संघ। बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में आप देखोगे 5 ईवीएम का वीवीपीएटी अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। आइए जान लेते हैं हम ईवीएम में निम्नलिखित 3 यूनिट शामिल होते हैं। कौन कौन से यूनिट हैं? जैसे इसमें खास तौर पर आप देखोगे बैलेटिंग यूनिट होता है। इसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है, जिसमें 26 बटन कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। 16 बटन होते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट है, इसको मास्टर यूनिट भी कहा जाता है। यह मतदान पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। तीसरा है वोटर, आप देखोगे वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसको बोलते हैं, जिसको वीवीपीएटी, यह ईवीएम का ही एक घटक है और यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया हो जिसे वोट दिया है। इसे मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और ईवीएम का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास आप देखोगे बहाल करने के लिए क्या किया गया है, लाया गया था। तो इसको भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। यह बैटरी पर आप देखोगे क्या करता है, चलता है और बाहर से पावर फ्लाइएस की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। दूसरा है आपके अवैध मत की संभावना नहीं होती है और यह प्रति मिनट में 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता है। तो इसमें वैध जो कैप्चरिंग होती है ना, बूथ कैप्चरिंग की कितनी मोहर लगा देंगे, वोट डाल देंगे, ठीक है, अपने स्तर पर, तो वो नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती है। ईवीएम की गलत तरीके से पूर्व प्रोसेसिंग करने का कोई संभावना नहीं है। तो ये आपका 4 टॉपिक हो गए हैं अब तक, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था हमारा? पहला टॉपिक था आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। दूसरा टॉपिक था आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। तीसरा था आपका डिलिमिटेशन और चौथा है आपका ईवीएम मशीन को लेकर के, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं 5 में टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चे 4 ही टॉपिक रहने देते हैं। इसकी एक और क्लास हम लेंगे तो इसमें इलेक्शन वाला जो है आपका पूर्ण रूप से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इसमें छोटी क्लास रहने देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। एक ओरिएंट क्लास भी थी, मैंने सोचा कि इसको पूर्ण रूप से आपसे करवा दें,
लेकिन बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ क्लासेस में, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में इसके। और इसके साथ साथ आप देखोगे जो आपकी टेस्ट है, ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स को लेकर के हमारा जो टेस्ट चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा और दोनों क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करिए पॉलिटी। मिलता हूँ क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।